चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 10.4.1 और स्पीड ऑफ एफ्लक्स या टॉरसलीज लॉ इसको बोलते हैं। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इसेंशियली एक कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं और एक बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं और अब एक नया लॉ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टॉरसलीज लॉ। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, फ्लक्स जिन्हें कुछ फ्लो को फ्लक्स बोलते हैं, जिसका नाम है एफ्लक्स। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एफ्लक्स हम पढ़ रहे हैं। कहता है द वर्ड एफ्लक्स मींस वर्ड फ्लूइड आउटफ्लो। एग्जैक्टली आउटफ्लो तो नहीं है, चलिएगा फिलहाल तो यही सही। एफ्लक्स मतलब आउटफ्लो। Torselli discovered that the speed of efflux from an open tank is given by a formula identical to that of a freely falling body. अगर एक freely falling body है, उसकी जो वेलोसिटी आती है वही एक एफ्लक्स का फॉर्मूला भी आता है। ओपन टैंक अगर हो तो हम लोग का बस एम क्या है वह देखते हैं कि एक टैंक से लिक्विड के बाहर बहने की वेलोसिटी में हम इंटरेस्टेड हैं। कहता है कंसिडर अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इस लाइन को हम बाद में देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है और उसका फ्रीली फॉलिंग बॉडी से क्या रिलेशन है, वो बाद में देखेंगे, रिजल्ट आने दीजिए पहले। कहता है कंसिडर अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विद अ स्मॉल होल इन इट्स साइड एट अ हाइट y फ्रॉम द बॉटम। हाइट तो हमेशा बॉटम से ही देखी जाती है। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए यहाँ पर ये होल है, ये लिक्विड एक भरी हुई है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ये होल है जिसमें से ये लिक्विड बाहर बह रही है और इस होल की जमीन से हाइट y है। जमीन के ऊपर हमने कंटेनर रखा हुआ है, तो कंटेनर के बॉटम से यानी ग्राउंड से इस होल की हाइट y है। कंसिडर अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विद अ स्मॉल होल इन इट्स साइड एट अ हाइट y1 फ्रॉम द बॉटम। ये जो हाइट है बॉटम से y1 है। द एयर अबव द लिक्विड whose surface is at a height y2। यहाँ पर एयर है और इसकी हाइट ऑफ कोर्स जो भी आपका ग्राउंड है, कंटेनर का बॉटम है, वहां से इसकी हाइट y2 है। द एयर अबव द लिक्विड whose surface is at height y2 is at a pressure p। यहाँ पे पता नहीं क्या प्रेशर है, यहाँ पर तो जरूर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बिकॉज ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है और ये होल कर देने के बाद इसकी लिक्विड भी एयर में आ रही है, एयर को पियर्स करके बाहर आ रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ प्रेशर P2 है जो कि कुछ मान लेते हैं P है। Consider a tank containing a liquid of density rho with a small hole in its side at a height y1 from the bottom. The air above the liquid whose surface is at a height y2 is at a pressure P. Full stop. From the equation of continuity we have. अब ये velocity of efflux का derivation कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ से यहाँ तक आप ये बता सकते हैं कि A1 B1 is equal to A2 V2। ठीक है, A1 B1 is equal to V2 A2 V2 और यहाँ से P2 का है तो शायद वेलोसिटी भी यहाँ पर V2 है और यहाँ पे P1 है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी 1 है। हाँ, यहाँ y भी 1 लिया था ना, यहाँ की सारी चीजें 2 है, यहाँ की सारी चीजों में सब्सक्रिप्ट 2 है और यहाँ की सारी चीजों में सब्सक्रिप्ट 1 है। तो ये जो एरिया है ये A2 है और ये जो एरिया है होल का ये A1 है। यहाँ सारी चीजें 1 वाली हैं और यहाँ सारी चीजें 2 वाली हैं। तो V2 का तो कुछ फॉर्मूला आ गया मेरे पास, A1 V1 अपॉन V2 आ गया, A1 V1 अपॉन V2 ये आ गया। डायग्राम के नीचे देख रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। कहता है टॉरसलीज लॉ, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स V1 from the side of the container is given by the application of Bernoulli's equation। और फिर वो कह रहा है अगर ऊपर टॉप पे कंटेनर ओपन हो तो ये V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग जनरल केस ले रहे हैं, अभी जो कंटेनर है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, ये बात बस ध्यान से दीजिए। जो कंटेनर है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है। कहता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक A2 is much larger than that of the whole। ये जो
ये जो एरिया यहाँ होल तो बहुत छोटा सा है, मे बी आपने एक पिन होल किया है, और ये जो एरिया है कंटेनर का, ये जो एरिया A2 है, ये एरिया बहुत ज्यादा है। अगर ये एरिया बहुत ज्यादा है, तो V2 निकाला है मैंने, तो सॉल्व के नीचे A2 आएगा, A2 मैंने निकाला तो नीचे A2 आएगा। और अगर A2 बहुत ज्यादा है, A1 के कंपैरिजन में इनफाइनाइट है, अगर A2 बहुत ज्यादा है तो V2 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। अगर ये एरिया बहुत ज्यादा है और ये एरिया बहुत कम है, तो यहाँ से तो हमें पानी अच्छा खासा तेजी से निकलते हुए दिखता है, और अगर ये एरिया बहुत ज्यादा है तो यहाँ से हमें पानी का लेवल नीचे गिरते हुए नहीं दिखता है। यहाँ पे वेलोसिटी को 0 माना जा सकता है। अप्रोक्सीमेशन हम शुरू से लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि A2, ये A2 जो है एरिया एट टॉप, एरिया एट टॉप, A2 यानी एरिया एट टॉप is much greater than A1. Area at top is much greater than area of the whole. तो फिर इन दैट केस V2 को अप्रोक्सीमेटली 0 माना जा सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने यहाँ लगाई जरूर, पर इसेंशियली हमने ये कहा कि भाई यहाँ तो तुम वेलोसिटी 0 मान लो, टॉप पे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी 0 मान लो। हालांकि कंटिन्यूसली यहाँ से लिक्विड का ये पाथ एक कंटिन्यूस बना हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा तो सकते हैं। अब हमारे पास एक ही चीज और बची, और वो है बर्नौलीज थ्योरम। कंटिन्यूटी थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम लगा के हम निकालने वाले हैं टॉरसलीज थ्योरम क्या कहती है, ये निकालने वाले हैं। तो कहते हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक A2 is much larger than that of the whole, then we may take the fluid to be approximately at rest at the top. यहाँ टॉप पर वेलोसिटी लगभग 0 है। आप जानते हैं किसी बड़े टैंक में साइड में अगर टैप लगाए, नल लगाए और आप नल खोल देते हैं, तो टैप में पानी आपको नीचे लेवल गिरता हुआ दिखता तो नहीं तेजी से, वो तो धीरे धीरे साइड की दीवार आपको गीली दिखती है, तो उससे पता लगता है शायद आपको पानी नीचे जा रहा है। वरना तो आपने साइड में टैप खोला जरूर है और ऊपर से आप पानी को देख पा रहे हैं, तो पानी का लेवल इमीडिएटली बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए तो नहीं दिखता। वही बात है, तो V2 को 0 मानकर ही हम आगे के डिस्कशंस कर रहे हैं। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2 and noting that at the whole P1 is equal to P atmosphere, है ना, we have from the equation। अगर अब यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाना, यहाँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 is equal to P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2, ये बर्नौलीज थ्योरम में लगा। इस पॉइंट पे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, इसको इस पॉइंट पे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब ये वाला टर्म हो गया 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है 0, और जो P1 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट तो वेलोसिटी निकालने में ही है, प्लस में रो जी Y1 इसको P2 की जगह मैं ये प्रेशर ले रहा हूँ इन द कंटेनर, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, यहाँ पर यहाँ जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो कंटेनर है, प्लस रो जी Y2। और मेरा एम है एक्चुअली इसके टर्म को आइसोलेट करना, वेलोसिटी निकालनी है मुझे, यहाँ से इस होल से निकलने वाले लिक्विड के जेट की वेलोसिटी निकालनी है। तो दिस इज इक्वल टू P कंटेनर यानी P माइनस P1 प्लस रो जी Y2 माइनस Y1। Y2 माइनस Y1 को H का नाम दिया जा रहा है। Y2 माइनस Y1 ये जो डिस्टेंस है, ये इसको सपोज हम H कह देते हैं। मैं तो इस फेवर में नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि इसको Y2 माइनस Y1 ही आने दीजिए, नहीं तो आपको H में कंफ्यूजन आ जाएगा कि H क्या है। तो मैं तो ये कहता हूं कि चलिए H ले ही लेता हूं, H के टर्म्स में फॉर्मूला ज्यादा कॉमनली यूज होता है, H के टर्म्स में ले लेता हूं। तो P माइनस P1 तो V1 इसको मैं H लिख लूंगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय रो, ऊपर जाएगा रो नीचे आएगा, इंटू P माइनस P1 प्लस रो जी, और Y2 माइनस Y1 को मैंने H लिख दिया। ये इससे मेरे को V1 का फॉर्मूला मिल जाएगा। H हम अलग से डिफाइन कर देंगे, ज्यादा कॉमनली ये H के टर्म्स में यूज होता है, H अलग से डिफाइन कर देंगे। तो V1 का कुछ फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है, V1 का फॉर्मूला आ रहा है ये
स्क्वायर रूट में 2 बाय रो, इसको अंदर ले चलिए, ये वाला टर्म में यहाँ एक तो ये रो और ये रो कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसे खोलूंगा तो 2 अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेनली 2GH, ये रो और ये रो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 बाय रो, तो पूरा जाएगा इसमें 2 बाय रो P माइनस P1, यहाँ P को आप P टॉप लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। पहले मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई A1 V1 A2 V2 और बताया कि A2 बहुत ज्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, और फिर बर्नौलीज इक्वेशन लगाई और बर्नौलीज इक्वेशन में V2 को 0 डाल दिया, फिर मैंने Y2 माइनस Y1 को H डाला, तो कुछ तो भी रीअरेंजमेंट करके V1 का ये फॉर्मूला आ गया, जो कि ऐसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यही इक्वेशन 10.14 के रूप में दिया गया है। मैं इसको, अच्छा इसमें हाँ डेंसिटी का टर्म नीचे आ रहा है, ऑलराइट। कहता है when P is much greater than PA and 2AGH may be ignored, the speed of efflux is determined by the container pressure। देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये है कि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये कंटेनर के अंदर का प्रेशर, अगर ये बहुत ज्यादा प्रेशर है तो इसके कंपैरिजन में 2GH को आप इग्नोर कर दें। दो रिजल्ट बनाए जा सकते हैं, दो रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इसी को कहते हैं, V1 को होल में से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहा जाता है। अब आप लिख दीजिए स्पेशल केसेस, अगर आप कर सकते हो याद तो ये कर लीजिए, मैं तो इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता, याद करना तो शायद ठीक नहीं है, डेरिवेशन जरा फटाफट हो जाएगा। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इसको P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2, और यहाँ V2 को 0 डाल दीजिए। एग्जैक्टली इस रूप में जरूरी नहीं है कि आपको ये याद हो। वैसे डायमेंशनली वेलोसिटी का फॉर्मूला √2GH होता है, डायमेंशनली वेलोसिटी तो √2GH होती है, तो √2GH है, और ये भी कोई ना कोई ऐसा टर्म है जिसके डायमेंशन वेलोसिटी के हैं। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आपने क्या याद किया है, तो आप डायमेंशनली पहचानेंगे ये टर्म एक वेलोसिटी होना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं आपसे कह रहा हूँ केस 1, केस 1 ये है कि P कंटेनर इज मच ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो V1 हो जाएगा, जैसे अब हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ही कह रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू √2GH प्लस इसको 2 बाय रो इनटू P कंटेनर, शायद ये ऐसा फॉर्मूला हो जाए। अगर ये 1000 एटमॉस्फेयर है और ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1000 एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 1 एटमॉस्फेयर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो एफ्लक्स की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केसेस आमतौर पे देखे नहीं गए हैं कभी भी पेपर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो पेपर में आज तक ये आया है ना पेपर में आज तक ये आया है। जो मोस्ट कॉमन केस है जो पेपर में ज्यादातर आता ही है, वो ये है कि आप इसको ओपन टू एटमॉस्फेयर कर दीजिए। स्पेशल केस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसमें स्पेशल केस में केस नंबर 1 मैंने ये पढ़ाया था, केस 1, अब स्पेशल केस 2 पढ़ा रहा कि ओपन कंटेनर, अगर ओपन कंटेनर है तो ये प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और होल में से जो लिक्विड निकल रही है वो जिस प्रेशर के अगेंस्ट चीर के बाहर आ रही है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ से रोक रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट ही वर्क करके बाहर आ रही है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा √2GH हो जाएगा, और इसको हम 5 स्टार देते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का वो √2GH है, केवल यही काम का है, केवल यही काम का है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला है √2GH। मैंने आपको जो फॉर्मूले दिए हैं वो ये हैं, मेरी सिचुएशन ये है कि ये कंटेनर है, एक कंटेनर में ये होल है, होल में से लिक्विड निकल रही है, और हम सिर्फ हाइट h की बात करते हैं, चलिए हाइट h की बात करते हैं, बाकी भी करनी ही पड़ेगी शायद। एक बार ये y1 है और मे बी ये y2 है, कुछ ऐसा, ये y2, ये हाइट y2 है, और ये कंटेनर के अंदर एयर का प्रेशर, कंटेनर के अंदर प्रेशर। तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आई है उसे V1 को दोबारा कभी भी कहने का मतलब नहीं है। जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आई थी वो थी √2GH प्लस 2 बाय रो इनटू P कंटेनर माइनस P एयर, और इसमें V एफ्लक्स का एक रिजल्ट, चलिए एक जनरल फॉर्मूला, मोस्ट जनरल फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि V एफ्लक्स इज इक्वल टू √2GH प्लस 2 बाय रो इनटू P।
कंटेनर, ये तब की बात है when P कंटेनर इज मच मच ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर। मुझे ना तो ये ज्यादा पसंद है ना ये ज्यादा पसंद है, और जो फाइनल फॉर्मूला है वो ये है कि अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन कंटेनर है, ऐसे कंटेनर में आपने साइड में होल किया है और यहाँ से लिक्विड कंटिन्यूसली बह चली जा रही है, तो फिर जरूर ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है, ये दोनों बराबर है। और एफ्लक्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है √2gh, ये मैं आपसे कह रहा हूं। डेरिवेशन हमने तो बढ़िया सीखा, a1 गिवन है, a2 v2 भी एक लगाना पड़ेगा हमें सवालों में, और बर्नौलीज थ्योरम लगानी पड़ेगी, p + ½ ρv² + ρgh यहाँ पे इक्वल टू p + ½ ρv² + ρgh यहाँ पे। उससे फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है। पूरा डिस्कशन आप छोड़ सकते हैं और केवल एक रिजल्ट आप याद रखिए, सब छोड़ दीजिए, आप केवल एक रिजल्ट याद रखिए, ज्यादातर तो यही काम आना था। हाँ, कभी एकदम बेसिक से नया सवाल बना दें जेई में, या बहुत नया सवाल बना दें नीट में भी, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी तो है, तो फिर आपको ये रिजल्ट याद हो या ना हो, आप इन्हें डिराइव कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए, a1 v1 = a2 v2, और एक बर्नौलीज थ्योरम लगाइए। यहाँ तो हमने a2 को बहुत ज्यादा लिया है, इसलिए v2 को 0 ले लिया है, पर कभी कभी हो सकता है कि वो एरिया दे दें कि ये जितना है उसका ये 5 टाइम्स ज्यादा है, तो 5 टाइम्स ज्यादा को तो हम इनफाइनेटली लार्ज नहीं मान लेंगे, एरिया दे देंगे तो भी एक नया सवाल बनाया तो जा सकता है। इन जनरल जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है उसमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला ये √2gh, और केवल यही आपके काम आएगा बस। इसका ये कहना है, हमारा हमने इसे चैप्टर की शुरुआत में इसने कहा था ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हाइट h से ड्रॉप किया जाए, ये हाइट h है ना, इस फॉर्मूले में एक ही प्रॉब्लम है कि हाइट h में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। हाइट तो हम बोलते थे हमेशा अबव द ग्राउंड, वार्निंग पहले लिख दीजिए, बाकी बाद में समझाते हैं। वार्निंग लिख दीजिए, इस पे 5 स्टार है और बस यही हमारे काम का है, और वार्निंग लिख दीजिए, h is the height, h is the height of the hole, h is the height of the hole from topmost point of the water level in the container, from topmost point of the water level in the container, ये डिस्टेंस है। वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh है, हम तो ये बोलते थे when an object is released from rest, मैकेनिक्स में क्या पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स में, वो देखिए when an object is released from rest and is allowed to fall freely through height h, बस यही काम खास बात है। then velocity acquired is equal to √2gh। हाइट h से एक ऑब्जेक्ट को आप टपका दीजिए तो फ्रीली गिरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो √2gh होगी, और वही यहाँ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी है। यही इस चैप्टर की शुरुआत में इसने कहा था, इस आर्टिकल की 10.4.1 की बिगिनिंग में इसने कहा था, Torricelli discovered that the speed of efflux from an open tank is given by a formula identical to that of a freely falling body। वो इसको देख के कह रहा कि ये फॉर्मूला भी √2gh है, ये फॉर्मूला भी √2gh है, तो इस ऑब्जर्वेशन का कोई खास मीनिंग नहीं है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। इस ऑब्जर्वेशन का कोई खास मीनिंग नहीं है। आप तो अलग से, जब आप मैकेनिक काइनेमेटिक्स में आप v² को यूज कर +2gh यूज करते हैं तो भी आपसे गलती होती है। v का फॉर्मूला √2gh हमेशा तो नहीं होता, वो सिर्फ तब होता है जब u 0 हो। तो उस डिस्कशन को मिक्सअप करिए ही मत बिल्कुल, उसके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, और इसे आप कहीं मिक्सअप कर देंगे और उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या गलती कर जाएंगे पता नहीं है। आप तो इसी केस को खाली याद करिए कि √2gh में h इज द हाइट फॉलन, h इज द हाइट ऑफ द वाटर लेवल अबव द होल। एक ही वार्निंग है बस, ये बॉटम से हाइट को हम हमेशा बताते हैं, हाइट मतलब हमेशा फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ जो h है ये फ्रॉम द ग्राउंड नहीं है, ये फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल है, ये डेल्टा h है असल में, ये डेल्टा h है, ये h नहीं है। बस ये अगर आपने संभाल लिया तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आज मैंने आपको पढ़ाया उसमें केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, टॉरसलीज लॉ के नाम पे हम केवल एक बात आपको बता रहे हैं, टॉरसलीज लॉ के नाम पे केवल एक फॉर्मूला आपको पढ़ा रहे हैं, और वो है कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू √2gh। मैं तो इसे डेल्टा h ही कहना चाहूंगा,
तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। एच बोलते हैं हाइट, तो लगता है फ्रॉम द ग्राउंड ली है, फ्रॉम द बॉटम ली है, बस केवल एक ये इतनी सी गलती है और कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इसे आप काइनेमेटिक्स से रिलेट मत करिए कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की भी यही वेलोसिटी होती है। वो तब होती है जब यू जीरो है। यहाँ पता नहीं आप कौन सी वेलोसिटी को जीरो लें, कौन से ना लें, मिक्सअप मत करें। यहाँ हमेशा रूट टू जी डेल्टा एच ही होता है। हाँ, इसकी एक कंडीशन तो है, एरिया एट द टॉप इज मच मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ द होल। उस समय ये फॉर्मूला है, पर यही आपके काम आएगा। अगर इससे हट के कोई भी सवाल आता है तो a1 v1 is equal to a2 v2 लगा दीजिए और बर्नौली तरफ लगा दीजिए p प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, y इज अ कांस्टेंट। तो आप अपने आप पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर लें। अगर ये फॉर्मूला आप याद करते हैं तो h को ध्यान रखिए कि फ्रॉम द टॉप है, ये होल और टॉप के बीच में डेल्टा एच, क्योंकि जो फ्लूइड को इस होल में से गुजरने के निकलने के लिए पुश करेगा वो शायद इस हाइट का प्रेशर ही होगा। इस हाइट के कारण ही तो वेलोसिटी इसको मिल रही है पानी को। ये जो प्रेशर है यही एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट पुश कर रहा है लिक्विड को बाहर निकलने के लिए। यार ऊपर की हाइट लेनी है, लॉजिक नहीं चाहिए, हमें ऊपर की वाली हाइट लेनी है, बस आप इसे ध्यान दीजिए। यहाँ अगर एडिशनल बातें थोड़ी सी बढ़ाई जाए तो थोड़ी बातें और क्लियर की तो जा सकती हैं। बात यह है कि ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है ना कंटेनर में से, इन्होंने तो हमें एनसीईआरटी में केवल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया। इसमें थोड़े बहुत सवाल और बनाए तो जा सकते हैं, किताबों में तो मिलते हैं, जो ज्यादातर नहीं पढ़ने चाहिए। फिर भी मैं इसको हिंट देके छोड़ दूंगा आपको कि यहाँ से जो पानी निकलता है ना, जो जेट निकलता है, ये जो जेट निकलता है ये निकलते समय हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सारे केसेस, सारे डिस्कशन यहाँ यूज किए जा सकते हैं। ये एक लाइन लिख दीजिए आप, जेट ऑफ द वाटर, जेट ऑफ द लिक्विड, जो भी यहाँ लिक्विड है, गशेस आउट, बाहर निकलती है, ऑफ द ऑरिफिस, जो होल है जिसको हम ऑरिफिस कह रहे हैं, गशेस आउट ऑफ द ऑरिफिस लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसलिए यह बातें थोड़ी सी और भी की जा सकती हैं। अब मैं थोड़ी बातें बढ़ा सकता हूं और बढ़ा भी रहा हूं। एनसीईआरटी ने तो फॉर्मूला रूट टू जी एच ही दिया है और उसी पर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। एच क्या है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर यह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, अगर यह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो मैं इस डिस्टेंस को डिफाइन कर सकता हूं। मैं डिफाइन कर रहा हूं, पहले तो मैं ये देखता हूं कि इसे पानी को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। मान लीजिए ये जो हाइट है ये y है, खाली y कह रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसमें अब मैं थोड़े से एडिशनल रिजल्ट्स दे रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना चाहते हैं तो जो मैं रिजल्ट पढ़ा रहा हूँ आप उनको मत देखिए, पर थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहते हैं, जो नीट के लिए भी जाना चाहिए, जो नीट के लिए भी जाना चाहिए 21 का पेपर देखने के बाद, तो थोड़े से रिजल्ट और देखते। एक तो ये है रिजल्ट, टाइम टेकन बाय द जेट टू स्ट्राइक ग्राउंड, नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये जो जेट यहाँ से कंटेनर की वॉल से निकला है, इस जेट को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम होगा। तो भाई y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ऑर्बिटल प्रोजेक्टाइल में यही होता था। y को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इतनी हाइट इसे तय करनी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसमें u y जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, तो इसे नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो ये है। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जो कि है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आप वर्टिकल डायरेक्शन में 1D मोशन कर रहे हैं, कंसिडर वर्टिकल डायरेक्शन में 1D मोशन कर रहे हैं तो सारी वर्टिकल चीजें लीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, नीचे आने में जो टाइम लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी यही फॉर्मूला पढ़ते थे। अब हम आपको पढ़ा सकते हैं ये रेंज। अब दूसरी चीज है, ये एक रिजल्ट था, दूसरा रिजल्ट है रेंज। रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बस ये traveled by the jet from the bottom of the container, bottom of the container to the point
where the jet strikes the ground. डायग्राम में दिख ही रहा है, ये डेफिनेशन हमारे काम की तो है नहीं, क्योंकि स्कूल एग्जाम में इसे पूछा नहीं जा सकता। ये डेफिनेशन स्कूल वालों के भी काम की नहीं रही, ये आपको दिख ही रहा है। रेंज के बारे में बस इतना भी कहना काफी है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो फिर तो कभी कोई मुझे प्रॉब्लम होती नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आता है, यू एक्स इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई फोर्स तो रहता नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फिर भी ग्रेविटी का फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं। तो जिस रेंज को आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह रहे हैं वो है √2gh इंटू टी। तो ये √2gh और टी है √2y/g। रेंज का ये फॉर्मूला हो गया, रेंज का ये फॉर्मूला हो गया। रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है। जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये है और टाइम ये है। यदि मैं इसे सॉल्व करूं √2gh और ये रूट के अंदर ही ले चलता हूँ √2y/g। हाँ, तो ये g और g कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। 4 के बाद h इंटू y। इसे जरा ध्यान से देख लेते हैं कि h क्या है और y क्या है। तो 2 इंटू ये है हाइट फॉलन, ये जो x थी वो ये हाइट थी। h और y आप डायग्राम में ध्यान से दिखा लीजिए, ये है। मतलब होल के एक ऊपर की हाइट ऐसा कर सकता हूं मैं, एक हाइट अबव द होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट बिलो द होल। ऐसे फॉर्मूला याद करने में आसान रहेगा। अगर आप रेंज निकाल रहे हैं जिसके डायमेंशन लेंथ के हैं, तो एक तो ये याद रखना है कि 2 बाहर है, इसके डायमेंशन लेंथ के है ना, तो √L1 L2 आएगा। तो एक हाइट ऊपर की हो गई और एक नीचे की हो गई। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं रेंज का फॉर्मूला। रेंज के डायमेंशंस तो लेंथ के ही आएंगे, पर मुझे 2 हाइट दी है, फॉर्मूले में मुझे दोनों को ही लेना पड़ेगा। ये L1 L2 का रूट हो गया तो L² का रूट हो गया, तो डायमेंशनली तो L हो गया और ये भी एक लेंथ है, तो फॉर्मूला हो गया 2 इंटू √ ये हाइट इंटू ये हाइट, ये रेंज हो गई। एक हमने पढ़ाया आपको टाइम टेकन बाय द ऑरिफिस टू हिट, टाइम टेकन बाय द जेट टू हिट द ग्राउंड, वो है √2y/g, जहां y है वो हाइट जो अभी भी पानी को गिरना बाकी है। फिर एक रेंज है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो है ux इंटू टी। ux है √2gh। तो रेंज का फॉर्मूला है 2 इंटू रूट के अंदर एक तो वो हाइट जो गिरनी बाकी है और एक वो हाइट जो गिर चुके हैं। ये है सारी कहानी। और एक बात हम और लिख लेते हैं, चलिए, जब प्रोटोटाइप से कंपेयर कर ही लिया तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, ये ऑरिफिस वाले केस में, ये मैं डिराइव तो नहीं कर रहा हूँ, खाली रिजल्ट बता रहा हूँ कि जो होल है एकदम एकदम मिड पॉइंट पे होना चाहिए। ये जो हाइट h है ना, ये जो भी है हाइट, बस इतना ही बोलता हूँ कि होल शुड बी एट द मिड पॉइंट ऑफ द कंटेनर बोल देता हूँ। मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा, ये पूरी वो हाइट है जहां तक, ये कैपिटल H बोल देता हूँ, तो ये होल जो है वो h/2 पे होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल में भी तो रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम आती थी ना, बीचों बीच फायर करते थे, पूरे 90 के बीचों बीच फायर करते थे, तो रेंज मैक्सिमम आती थी प्रोजेक्टाइल में। तो अभी भी रेंज मैक्सिमम आने के लिए होल एकदम बीच में होना चाहिए। ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक रिजल्ट बता। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज ये है कि होल एकदम मिड पॉइंट पे हो, जितनी भी टोटल हाइट है उस टोटल हाइट के मिड पॉइंट पे होल होगा, तो मैक्सिमम रेंज तक पानी जाएगा। और एक लास्ट बात और बता सकता हूँ, एक तो 2 पोजीशंस ऑफ द होल फॉर सेम रेंज, एक लास्ट रिजल्ट है। रेंज तो चीज ही ऐसी है जो 2 बार सेम आती है। जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम एक बार पढ़ते थे, एक बार थीटा के लिए और एक बार 90 - थीटा के लिए, एक बार यहां से थीटा तो एक बार यहां से थीटा।
ऐसे ही रेंज भी, मैक्सिमम रेंज की तो बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम रेंज के लिए तो होल एकदम मिड पॉइंट पे होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक ये एच है तो एक ये भी एच होना चाहिए, तब जाके रेंज सेम आती है। ये मैक्सिमम रेंज का केस है, ये मैक्सिमम रेंज का केस है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज इज सेम, डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूँ। ये सारी चीजें एनसीईआरटी के बाहर की हैं, इनके रिजल्ट शायद काम के हो सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्टाइल से रिलेट किए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रेंज इज सेम फॉर टू लोकेशंस ऑफ होल, one is H below the top and the other is H above the bottom, जो भी ये यहाँ से H नीचे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ से H ऊपर फोल्ड कर दीजिए, दोनों बार रेंज सेम आए। और अगर मैक्सिमम रेंज आप चाहते हैं, मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो होल एकदम ठीक सेंटर पे करिए। बहुत ही लिमिटेड वैरायटी इसमें की जानी चाहिए। टॉरसली इक्वेशन पे ज्यादा सवाल कभी आए नहीं है, बहुत ही रेयर इस पे सवाल आते हैं और वैरायटी गाइड्स में बहुत अनशंट मिलती है। सिंपल सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कि टॉपिक आ गया, आपसे बन रहा है। थोड़े हाई लेवल के सवाल शुरू कर देंगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी चला जाए। मैं आपको इसकी पूरी समरी दे देता हूँ। अगर कंटेनर ऐसा है, यहाँ प्रेशर P है, यहाँ प्रेशर P है कंटेनर का, और यहाँ से हाइट h पर, सॉरी डेप्थ h पर, हाँ यहाँ से डेप्थ कहनी चाहिए, डेप्थ h पर एक होल है, डेप्थ h पर एक होल है, तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है वो है √2gh, तो होनी ही चाहिए +2 by rho into P कंटेनर माइनस P एटमॉस्फेयर। बेसिक फॉर्मूला में तो यही लिखा है। हाँ, मैं ये सारे रिजल्ट तब लिख रहा हूँ जब A2 इज मच ग्रेटर देन A1। ये एरिया बहुत ज्यादा है और ये होल का एरिया बहुत कम है, केवल हमने वही केस कंसिडर किए। इसमें स्पेशल केस जो काम का है हमारे, वो आता है √2gh। ये √2gh आता है व्हेन इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में, क्योंकि फिर ये दोनों प्रेशर सेम हो जाता है। और h इज द हाइट फॉलन, ये उस पत्थर के वेलोसिटी के बराबर है जिसकी वेलोसिटी होती है, और जो हाइट h से गिर लिया है, तो ये हाइट h का जो प्रेशर डिफरेंस है ना, एक्चुअली दिस इज रिस्पांसिबल फॉर फोर्सिंग द वाटर आउट अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए ऊपर वाली हाइट लेते हैं, बस ये ध्यान दें। इसके बाद जो वाटर कमिंग आउट है, ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है। वाटर कम्स आउट लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, water comes out of the orifice like a horizontal projectile, like a horizontal projectile। और ऐसे नीचे गिरने में जो टाइम लग रहा है, जो टाइम ऑफ फॉल है, वो है √2g/y, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जो रेंज है वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो uy into 2 है, तो वो 2 into h into h डैश है। एक h जो गिरनी बाकी है और एक h जो ये गिर चुका है, एक h into एक y होना चाहिए। ऐसे h1 h2 बस ऐसे ही कह दे रहा हूँ, h1 h2 कह दे रहा हूँ, ताकि आप ज्यादा ध्यान बारीकी से न दें, बस ये बोले एक ये और एक ये। रेंज इस पे डिपेंड करती है। और सेम रेंज के लिए, सेम रेंज के लिए हाइट, एक बार डेप्थ h हो, कंडीशन फॉर सेम रेंज, एक बार डेप्थ h हो ये वाली, तो एक बार हाइट h। अगर यहाँ से एक होल की डेप्थ h है और एक होल की हाइट h है, तो दोनों बार रेंज सेम आएगी। हाँ, मैक्सिमम रेंज के लिए होल एकदम सेंटर में होना चाहिए। बस यही सारी बातें हैं जो टॉरसली लॉ के नाम पर आपको पूछी जा सकती हैं। मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही फॉर्मूला काम का है और सब छोड़ा जा सकता है। और भी सिचुएशंस इसमें और भी न्यूमेरिकल बना के दिए जाते हैं, इसेंशियली शुरू में तो नहीं करने चाहिए कम से कम। नहीं तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है आपको इन चीजों में या स्पेशली इसमें, तो जैसे ही आप हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा ये तो नाम भी इसका खतरनाक है, टॉरसली लॉ। एफ्लक्स नया नया नाम है और हमें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ी है। हाँ, डेरिवेशन अगर सीख सकें तो मजा आ जाएगा। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए और एक बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए। That is all guys, so that's all for today as well.